Hello, dear. How are you? I hope you all are very fine, fantastic. I am RK Jha, Director and HOD Physics, Toppers 20, Delhi, an excellent institute of NEET, JEE Mains, and Advanced Foundation, NTSE, KVPY, Olympiad, etc. आपकी फिजिक्स की टीचर की जहाँ पे खोज की जहाँ एंड होती है वही RK झा में हूँ। और आज एक न्यू वीडियो लेक्चर के साथ, और आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। अब यहाँ पे देखें हम लोग स्फीयर में कई सारे केसेस हो सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस इन स्फीयर। क्या क्या हो सकता है? स्फीयर दो तरह का हो सकता है, एक कंडक्टिंग स्फीयर, दूसरा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। फिर कंडक्टिंग में दो केस हो सकते हैं, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर को हम लोग शेल कहते हैं, SHELL शेल। उसी तरीके से नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में दो केस, सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर। यहाँ पे देखेंगे, मैं डायग्राम बना दिया हूँ। स्फीयर इसके दो टाइप, कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग में दो केस, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर को हमने शेल कहा यहाँ पे। नॉन कंडक्टिंग में दो केस, हॉलो एंड सॉलिड। यहाँ पे मैं बना दिया हूँ स्फीयर। आप देखेंगे सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर में और हॉलो में, या फिर हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में, इन तीनों केस में क्या देख रहे हैं हम कि जो भी चार्ज आप दे रहे हो वो सारा का सारा चार्ज कहाँ पे प्रेजेंट होगा? वो सारा का सारा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उसके सरफेस पे। एक यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमें देखना है। कंडक्टिंग स्फीयर कोई भी हो, आइदर हॉलो या फिर सॉलिड या फिर नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, हम ये तीनों के एक कैटेगरी में रख रहे हैं। और इन तीनों स्फीयर में हम एक कॉमन चीज़ क्या देख रहे हो? आपने जो भी चार्ज यहाँ पे दिया वो सारा का सारा चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? उसके सरफेस पे। इट मीन्स इस स्फीयर में जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है? यूनिफॉर्मली सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और डायग्राम में देखेंगे आप यहाँ पे सॉलिड स्फीयर की जब हमने बात की है, तो इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर वॉट एवर द चार्ज यू हैव गिवन, इफ इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इट मीन्स चार्ज की यहाँ पे वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। चार्ज पूरे वॉल्यूम में प्रेजेंट है, नॉट ओनली ऑन सरफेस, पूरे वॉल्यूम में प्रेजेंट है। अब हम यहाँ पे दो कैटेगरी मानेंगे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर हैविंग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और दूसरा केस क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर विद वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा? जब वो स्फीयर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का होगा और सॉलिड होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। तो अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू स्फीयर विथ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारे पास एक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर उसको मान लें आप, या फिर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग शेल मान लें, जो भी कुछ मान लें। यहाँ पे चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस। अब इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस स्फीयर के बाहर, इसके सरफेस पे और इसके अंदर। यहाँ पे थ्री केसेस पॉसिबल हैं। तो हम फर्स्ट केस की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो डिस्टेंस हम R ले रहे हैं ये रेडियस से बड़ा डिस्टेंस होगा। तो पहले आउटसाइड की बात कर लें। तो यहाँ पे हम गॉस लॉ अप्लाई करनी है। क्या अप्लाई करनी है हमें? गॉस लॉ। और आपको याद होगा गॉस लॉ में हमने क्या किया था? गॉस लॉ में हमने क्या था कि जो आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके सराउंडिंग आप एक ऐसा सरफेस इमेजिन करो जो गॉसियन सरफेस होना चाहिए। सरफेस मस्ट बी सिमेट्रिकल, और वो सिर्फ इस तरीके से होना चाहिए कि जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो पॉइंट उस गॉसियन सरफेस के ऊपर लाई करना चाहिए। अब अगर ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे, तो देखिए हम लोग एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं जिसका सेंटर हम O मान लेंगे और ये स्मॉल आर्क मानते हैं रेडियस। और हम अगर इस तरीके से एक गॉसियन सरफेस यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं
सो डैट यहाँ का फील्ड हमने मान लिया E, यहाँ का फील्ड हमने E मान लिया, और यहाँ पे एक स्मॉल सरफेस हम इमेजिन कर सकते हैं जिसका ds n कैप मतलब एरिया वेक्टर, ये जो गॉसियन सरफेस हमने चूज किया इसका हमने इसके ऊपर एक स्मॉल सरफेस इमेजिन किया है जिसका एरिया वेक्टर में ds n कैप मान लिया। तो अगर अब हम यहाँ पे टोटल चार्ज ऑफ स्फीयर जो सोर्स चार्ज है यहाँ पे वो हमारे पास Q है, वो हमारे पास क्या है, Q है। टोटल चार्ज यहाँ पे हमारे पास Q है, और ये चार्ज नो डाउट कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्फीयर का सरफेस पे। अब हम यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ का फील्ड अगर हमने E1 मान लिया तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ E1 डॉट ds n कैप ओवर द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड है वो Q है, Q मतलब टोटल चार्ज ऑफ स्फीयर। अब यहाँ के फील्ड अगर हम E1 मान ले रखे हैं तो E1 की डायरेक्शन भी वही होगा जो ds n कैप का डायरेक्शन होगा, रेडियली आउटवर्ड पता है हमें। तो यहाँ से E1 डॉट ds n कैप, तो ds का यहाँ पे आप इंटीग्रेशन कर दो, क्लोज इंटीग्रेशन, और इट मस्ट बी इक्वल टू Q अपन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग E1 और इसका इंटीग्रेशन जो होगा, तो ds को जब आप इंटीग्रेट करोगे वो भी क्लोज इंटीग्रेशन, हमें जो हमने गॉसियन सरफेस लिया हमें उसकी पूरी इंटीग्रेशन करनी होगी। और गॉसियन सरफेस यहाँ पे कैसा है, तो एक स्फेरिकल सरफेस की तरह काम कर रहा है, और स्फेरिकल सरफेस का पूरा सरफेस एरिया क्या होता है, तो आपको याद है इट इज 4πr²। यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, 4πr² इज इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमारे पास E1 के लिए क्या आएगा फॉर्मूला, E1 मीन्स E आउटसाइड, ये E आउटसाइड की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन में 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन में r²। वेरी गुड। यहाँ पे आप जो रिजल्ट देख रहे हो ये वही रिजल्ट है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू KQ अपॉन में r²। मतलब जो रिजल्ट आपने पढ़ा था पॉइंट चार्ज के लिए वही बात यहाँ पे हमें दिख रहा है। इसी में सेकेंड किसकी बात मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, जगह नहीं है बट हो जाएगा यहाँ पे, एट द सरफेस। अब एट द सरफेस के केस में यहाँ पे r इज इक्वल टू r हो जाएगा। तो जो हमने यहाँ पे फॉलो किया है प्रोसेस, वही प्रोसेस यहाँ भी फॉलो करेंगे, और अगर वही प्रोसेस यहाँ फॉलो करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस के लिए फॉर्मूला क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमारे पास 1 अपॉन में 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन में कैपिटल R²। ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस के लिए फॉर्मूला। अब यहाँ से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमें दिख रहा होगा। क्या कंक्लूजन दिख रहा है, तो यहाँ हमें ये दिख रहा है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर आउटसाइड या उसके सरफेस पे निकाल रहे हैं, तो इन दोनों केस में हमें ऐसा लग रहा है जैसा आप ये मान सकते हो कि टोटल चार्ज ऑफ स्फीयर स्फीयर के सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। वी कैन एज्यूम दैट टोटल चार्ज ऑफ स्फीयर इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर in such a way so that it behave as point charge, and due to point charge आपको पता है कि डिस्टेंस आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, तो इट इज E इज इक्वल टू KQ/r²। वही रिजल्ट यहाँ हमें मिल रहा है। इट मीन्स दिस रिजल्ट वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, दिस रिजल्ट इंडिकेट्स दैट वी कैन एज्यूम हम ऐसा मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं कि टोटल चार्ज ऑफ द स्फीयर इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर एंड बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज। सो ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पे आप कर लिया, वेरी सिंपल, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो आपने यहाँ पे क्या देखा रिजल्ट कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड या सरफेस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KQ अपॉन में r², और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KQ अपॉन में कैपिटल R², जहाँ कैपिटल R क्या है, सरफेस का स्फीयर का रेडियस है, जो मैं यहाँ पे शो कर दिया हूँ। अच्छा, अब हमें बात करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। अब देखो, सपोज करो कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस के अंदर निकालनी है। यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले रहे हैं जिसका डिस्टेंस सेंटर से हम स्मॉल r मान ले रहे हैं। अब यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है और यहाँ पे हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे,
तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा गॉसियन सरफेस। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इनसाइड स्फीयर। इनसाइड स्फीयर की जब बात करोगे इसको हम ई आई मान लेते हैं, ई इनसाइड की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए गॉसियन सारा चार्ज तो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके अंदर कोई चार्ज इनक्लोज्ड है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ई इनसाइड इंटू डी एस एन कैप इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड क्यू इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्यू इनक्लोज 0। अगर क्यू इनक्लोज 0 है तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज 0। तो हमने यहाँ पे तीनों केस की बात कर ली कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे क्या हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या हो रहा है। अब अगर इन चीज़ों को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहो, अगर इन चीज़ों को हम लोग ग्राफिकली शो करना चाहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन कैसे होती है, तो उसके लिए ग्राफ की बात हम कर लेते हैं। ग्राफ की बात जब करेंगे तो आप यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे देख रहे हैं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विथ डिस्टेंस ड्यू टू स्फीयर। आपका टॉपिक यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस आर, इसके ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो मान लो हमने यहाँ पे एक ऐसे स्फीयर ड्रॉ कर लिया और ये इसका सेंटर है, तो सेंटर से हम इधर भी और इधर भी डिस्टेंस ले रहे हैं। तो ये हमारा एक्सिस हो जाएगा डिस्टेंस के लिए, और ये हमारा यहाँ पे एक्सिस ले रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, ये ई के लिए ग्राफ होगा। तो आपने क्या देखा कि सेंटर से सरफेस तक जब तक जाएंगे हम लोग, ये इसका सेंटर है सी, ये यहाँ का ये डिस्टेंस आपका रेडियस है, और वैसे ही ये डिस्टेंस यहाँ पे आपका रेडियस है, ये सेंटर सी है। सी से जब तक हम जा रहे हैं रेडियस पे सरफेस पे, तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और सरफेस पे जब यहाँ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो मान लो ये वैल्यू मैक्सिमम है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है डिस्टेंस आर पे, और इसके बाद जैसे आप और आगे जाते जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोपोर्शनल टू 1/r² डिक्रीज कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ऐसे डिक्रीज करेगी, ऐसे डिक्रीज करेगी। और सिमिलरली अगर यहाँ की बात हम लोग करें तो यहाँ भी वही चीज़ हमें दिखेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगा, और जैसे जैसे आप इधर जाएंगे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे डिक्रीज करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, और जैसे सरफेस से हम दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो रही है, यहाँ पे उसकी वैल्यू 0 हो रही है। तो ये था हमारा वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर, चार्ज्ड स्फीयर वर्सेस डिस्टेंस के लिए ग्राफ। इसका हमने ग्राफिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट। आगे हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि हमारे पास जो एक स्फीयर है जिसका रेडियस हमने कैपिटल आर मान लिया है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसका टोटल चार्ज जो है वो क्यू है, टोटल चार्ज यहाँ पे क्यू है। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, सॉलिड स्फीयर। अब यहाँ भी क्या बात करेंगे, फर्स्ट केस में यहाँ लेंगे आउटसाइड, आउटसाइड। अब देखो आउटसाइड और सेकेंड केस आपका एट द सरफेस। इन दोनों केस में सेम कॉन्सेप्ट, सेम रिजल्ट, सेम मेथड हम यूज करेंगे जो हमने पीछे जस्ट देखा अभी कि एनी स्फीयर। अब यहां से रिजल्ट क्या देखेंगे हम लोग, एनी स्फीयर, चाहे वो सॉलिड हो, हॉलो हो, कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, किसी भी केस की बात करें, आउटसाइड या सरफेस के लिए जब देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला में क्या आएगा हमारे पास, E इज इक्वल टू आउटसाइड के लिए K टोटल चार्ज Q अपॉन में r², और जब सरफेस की बात करेंगे यहाँ पे तो सरफेस के केस में क्या आएगा, E एट सरफेस इज इक्वल टू K Q अपॉन में रेडियस पे स्क्वायर।
कॉन्सेप्ट वही, गॉसियन लॉ हमने गॉस हमने यहाँ पे यूज़ किया, गॉसियन सरफेस लिया जो मैं यहाँ पे डायग्राम दिखाने का प्रयास किया हूँ, और वो करके हम इसको यहाँ पे सेम रिजल्ट ऑपरेट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो याद क्या रखेंगे हम लोग, फॉर एनी स्फीयर, चाहे कोई भी केसेज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर या एट द सरफेस ऑफ स्फीयर के लिए फॉर्मूला क्या होगा, वही होगा जब हम एक पॉइंट चार्ज के लिए निकालते हैं हम, और एज्यूम यहाँ पे क्या करते हैं, वी मे एज्यूम दैट total charge of the sphere may concentrated on its center and behave as a point charge, so electric field is given by kq by r square। आप यहाँ देख रहे हो, वेरी सिंपल, वेरी इजी। हम अब बात करेंगे इनसाइड द स्फीयर के लिए क्या। तो ये हम लोग क्या देख रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात जब हम कर रहे हैं तो इनसाइड द स्फीयर की बात करते हैं। अब देखो डायग्राम से कुछ बातें पहले क्लियर करो। ये सेंटर है, सेंटर से डिस्टेंस r आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमने सेंटर r पे एक पॉइंट लिया, हमें यहाँ निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमने क्या किया कि इस सरफेस स्फीयर के सेंटर को सेंटर मान लिया और इसके रेडियस, इस आर को रेडियस मान के गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। आपको यहाँ पे गॉसियन सरफेस दिख रहा होगा, इन सच अ वे सो दैट गॉसियन सरफेस वो पॉइंट लाई कर रहा है जहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इनसाइड। तो अब जब हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि ई इनसाइड इंटू डी एस का क्लोज इंटीग्रेशन इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और टोटल चार्ज एनक्लोज को हम यहाँ पे क्यू डैश मान लिया है, तो यहाँ पे क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ई इनसाइड डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमें यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लिखा हूँ कैलकुलेशन ऑफ क्यू नॉट, सॉरी क्यू डैश। हम यहाँ पे क्यू डैश कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें यहाँ पता है कि यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो चार्ज तो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल वॉल्यूम का चार्ज हमने क्यू माना है, तो यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना होगा, तो क्यू बाई वी। तो जो वॉल्यूम इनसाइड गॉसियन सरफेस एनक्लोज्ड है उसको अगर वी डैश मानते हैं तो वी डैश में चार्ज क्या होना चाहिए, तो क्यू बाई टोटल वॉल्यूम इनटू वी डैश। अब उसी को मैं यहाँ लिखा हूँ, देखोगे लिखा हुआ है, सिंस इट इज केस ऑफ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हेंस क्यू डैश इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब इनटू वॉल्यूम विद इन द गॉसियन सरफेस क्या होना चाहिए, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। इसको जब काटपीट करेंगे हम लोग तो हमारे पास क्या आएगा, क्यू डैश इज इक्वल टू टोटल चार्ज क्यूब अपॉन में रेडियस ऑफ स्फीयर का क्यूब, क्यू बाई आर क्यूब इनटू स्मॉल आर का क्यूब। तो ये है आपका टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द गॉसियन सरफेस। अब हम आगे देखें, आगे के प्रोसेस कैसे फॉलो करते हैं। तो इसको हम मिटा दो यहाँ से इसको हम लोग मिटा रहे हैं। आपने इसको देखा और इसको जब देखा हमने यहाँ पे, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या चीज़, क्यू डैश इज इक्वल टू टोटल चार्ज इंटू स्मॉल आर क्यूब अपॉन में आर क्यूब और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखो यहाँ पे ई इनसाइड बाहर कर लो और डी एस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, इट मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन में कैपिटल आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखना, ये आर स्क्वायर और ये क्यूब कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ई इनसाइड इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आएगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर। अब यहाँ गौर से देखना, 1/4 पाई, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ई इनसाइड इज इक्वल टू के क्यू बाई आर क्यूब और यहाँ पे इंटू आर। यहाँ पे के ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सॉलिड नॉन कंडक्टर स्फीयर जो दिख रहा है इट इज प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब क्या होगा कि आप जितना दूर बढ़ते जाओगे सेंटर से, इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी बढ़ती जाएगी। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है, ई प्रोपोर्शनल टू आर। बड़े गौर से देखोगे तो सब कुछ सबको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से ई प्रोपोर्शनल टू आर का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग सेंटर से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सरफेस तक, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बढ़ती जाएगी। और सरफेस के बाद आउटसाइड की बात कर लेंगे हम लोग, तो हम कॉन्सेप्ट पहले देख चुके हैं। तो हमारे पास ये रिजल्ट तो आ गया। और अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, मैं पहले एक बार इसको समराइज, मेरे ख्याल से इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। मैं इसको एक बार
ग्राफिकली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे हमने क्या देखा है। अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो हमें ग्राफ में क्या दिख रहा होगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। सपोज करो कि हमारे पास एक ये स्फीयर है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। इस एक्सिस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेंटर है, ये डिस्टेंस r है, इधर ये डिस्टेंस r है। सेंटर C, आप रेडियस तक इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं। ये इसका सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है इसके सेंटर पे। थोड़ा सीधा होना चाहिए था। यहाँ पे फील्ड ये है, उसी तरीके से यहाँ का फील्ड क्या होगा हम ये मान सकते हैं। तो जब तक हम लोग सेंटर से रेडियस तक पहुंचेंगे तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड की ग्राफ लीनियरली ऐसे वेरी करेगी, ऐसे वेरी करेगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा और यहाँ पे E प्रोपोर्शनल टू R को फॉलो किया जा रहा है और आउटसाइड द स्फीयर ये फिर ऐसे ड्रॉप करेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो रहा है। सिमिलरली जब इधर की बात हम लोग करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन लीनियरली होगा ऐसे, और इसके बाद फिर ये ऐसे वेरी करेगा। तो यहाँ पे E प्रोपोर्शनल टू 1/r² और यहाँ पे E प्रोपोर्शनल टू R। इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कैसे वेरी कर रहा है विथ डिस्टेंस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। अभी इस वीडियो को बार बार देखिए, आप लोग सारी चीज़ें क्लियर होगी, फिर इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कीजिए तो कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। और आज की बात बस यहीं पे ख़त्म करेंगे हम लोग। ओके, एंड लास्ट में फिर से ये कहना चाहूँगा माय डियर स्टूडेंट कि फिजिक्स बहुत इजी होती है। आप लोग बड़े ध्यान से उसको पढ़िए, कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी है, न्यूमेरिकल करना ज़्यादा ज़रूरी है, एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस और जितनी एनालिसिस करेंगे आपकी तैयारी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। चाहे वो जेईई मेंस की बात करें, एडवांस की बात करें, फिर नीट की बात करें, हम लोग हर चीज़ की सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा आपको। वंस अगेन थैंक यू। और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए भरपूर, उसमें कहीं कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।